गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी में कम्युनिटी। पारिस्थितिकी के संदर्भ में कम्युनिटी या समुदाय से आश्रय दो या दो से अधिक भिन्न प्रजातियों के समूह से हैं जो एक भौगोलिक क्षेत्र या स्थिति में रहते हैं। एक बायोटिक समुदाय, जिसे बायोटा या बायोकैनोसिस के रूप में जाना जाता है, जीवों के समूह से हैं जो एक साथ रहते हैं और एक पर्यावरण या निवास स्थान के भीतर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही में जैविक समुदाय और भौतिक परिदृश्य या अजैविक कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। समुदायों में विभिन्न प्रजातियों का एक समूह होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक बातचीत में हिस्सा लेते हैं या इंटरैक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि शिकारी शिकार, शाकाहारी, परजीवीवाद, प्रतियोगिता और पारस्परिकता। वैकल्पिक रूप से अंतर संबंध अधिक विस्तृत मार्ग ले सकते हैं, जैसे कि एक जीव जो कुछ आवश्यक जलवायु परिस्थिति को बनाता है या वह जो किसी अन्य जीव के लिए एक सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। समुदाय के दो प्रमुख प्रकार हैं। प्रमुख समुदाय। एक प्रमुख समुदाय सबसे छोटी पारिस्थितिकी इकाई है जो स्वयं को बनाए रखने में सक्षम है और आत्म विनिमय है। ये समुदाय आमतौर पर अन्य समुदाय से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए एक तालाब, एक जंगल, घास का मैदान या एक झील। लंबे समय तक चलने वाले और परिपक्व प्रमुख समुदाय में केवल वह जीव होते हैं जो सफलतापूर्वक पर्यावरण और समुदाय के भीतर अन्य प्रजातियों के लिए अनुकूलित होते हैं। लघु समुदाय, छोटे समुदाय या मेसोकैनोज जो प्रमुख समुदाय बनाते हैं, छोटी पारिस्थितिकी इकाइयाँ हैं जो व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं और अन्य समुदायों के साथ इंटरैक्ट करती हैं। एक मामूली समुदाय का उदाहरण जीवों का संग्रह है, जो अगर हम बहुत छोटे या मामूली समुदाय, लघु समुदाय के बारे में बात करें तो एक पुराने लकड़ी के गट्ठे या टुकड़े में रहने वाले जो जीव हैं उनको लघु समुदाय की कैटेगरी में रखा जाता है। एक समुदाय के लक्षण क्या क्या होते हैं? जब एक समुदाय के बारे में बात करते हैं तो उसमें ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जिसमें जीवों को खाने व खाए जाने की प्रक्रिया होती है। ट्रॉफिक स्तर में सबसे पहले उत्पादक होते हैं जो कि सनलाइट और पोषक तत्वों, मृदा से प्राप्त पोषक तत्वों के द्वारा हरित लवक की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और उनको संग्रहित करके रखते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो कि खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। प्राइमरी जो कंज्यूमर हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर के द्वारा उपभोग में या उनका भोजन पदार्थ ऊर्जा के लिए उपयोग में लिया जाता है। पर ये एक श्रृंखला के रूप में नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक श्रृंखला या चेन के रूप में हो। ये एक जाल के रूप में होती है, जिसमें एक जो ट्रॉफिक लेवल है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल को एक वेब जैसी संरचना बनाते हैं। मतलब एक जीव को एक या एक से अधिक जीवों के द्वारा खाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। ये ट्रॉफिक लेवल है विभिन्न, जिसको कि एक पिरामिड में प्रदर्शित कराया जा रहा है। पिरामिड है ये एक, और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नेटवर्क है। हमने पहले भी इस वीडियो को हमने पढ़ चुके हैं। इससे पहले ट्रॉफिक लेवल, फूड वेब, फूड चेन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक पेड़ मान लीजिए, ये पेड़ है और इसको कई जो जीव हैं उनके द्वारा भक्षण किया जा रहा है, उसको उपयोग में लिया जा रहा है। अब उसी तरह से ये जो कुछ जीव हैं उनको एक से अधिक, जैसे कि रोडेंट्स, चूहे वगैरह हैं, इनको एक से अधिक जीवों के द्वारा या सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये एक नेटवर्क या जाल जैसे संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। अब है परस्पर इंडिपेंडेंसी या निर्भरता। कम्युनिटी में जो प्रत्येक जीव हैं जब अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं तो वो दूसरे जीवों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, उनके परस्पर निर्भरता रहती है। जैसे समुदाय में केवल पौधे, जानवर और रोगाणुओं का एक याच्छादित मिश्रण नहीं है। एक समुदाय के भीतर प्रत्येक जीव में कम से कम
एक दूसरे के मौलिक निर्भरता भी होती है। हालांकि अधिकांश जीव कई बातचीत में संलग्न होंगे। अब यहाँ पर जो संबंधित जीव है किस प्रकार का इंटरेक्शन है उसको देखें तो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें जो दो जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है और दोनों एक दूसरे के जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे कि लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें कि एल्गी और कवक एक साथ रहते हैं, और जो एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक के द्वारा पोषक तत्व और पानी जल उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है परजीवीवाद। यह एक गैर पारस्परिक अंतर्विरोधी संबंध है जहाँ एक जीव दूसरे जीव की कीमत का लाभ उठाता है। परजीवी मतलब एक दूसरे पे परजीवीवाद जब एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड रहते हैं, परजीवीवाद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मनुष्य में रहने वाले परजीवी जैसे कि फीताकृमि, एस्कैरिस आदि। कमेंशलिज्म एक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित होती है, बिल्कुल एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रजातियों के बीच बातचीत जिसमें एक या दोनों प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, कंपटीशन कहते हैं। अनुनाद क्षेत्र में 3 मतलब जब इस प्रकार की जो आश्रिता है उसमें पोषण संबंधी इस प्रकार की क्रिया होती है कि एक जीव दूसरे जीव के बिना रह ही नहीं सकता। अगर एक जीव विलुप्त हो गया है तो दूसरा जीव पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। जैसे कुछ जीव अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे की उपस्थिति पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कीड़े जो केवल एक ही प्रजाति के पौधों से खिल सकते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक संरचना। सामुदायिक जटिल संस्थाएं जिन्हें उनकी संरचना, वर्तमान में मौजूद प्रजातियों के प्रकार व संख्या व गतिशीलता, समय के साथ समुदाय कैसे बदले जाते हैं द्वारा विशेषता दी जा सकती है। अब कुछ स्पीसीज़ जैसे कि फाउंडेशन स्पीसीज़ को एक समुदाय का आधार माना जाता है। इसकी समग्र संरचना पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वे आमतौर पर प्राथमिक उत्पाद होते हैं जो जीव समुदाय में अधिकांश ऊर्जा लाते हैं। कैल्प, भूरा शैवाल एक नींव प्रजाति हैं जो कैलिफोर्निया के तट से कैल्प जंगलों को आधार है। फाउंडेशन प्रजाति उन जीवों को उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए पर्यावरण को शारीरिक रूप से संशोधित कर सकती है जो उन्हें उपयोग करने वाले अन्य जीवों को लाभान्वित करती हैं। एग्जाम्पल कोरल लीफ में प्रकाश संश्लेषक कोरल है। कोरल खुद प्रकाश संश्लेषक नहीं है लेकिन उनके शरीर के ऊतकों के भीतर सहजीवन है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह एक परस्परता का उदाहरण है। जीवित व मृत प्रवालों के एक्सोस्केलेटन अधिकांश रीफ संरचना बनाते हैं जो लहरों और समुद्र की धाराओं से अन्य प्रजातियों की रक्षा करते हैं। ये कोरल रीफ है जो कि पानी के अंदर व्यवस्थित है। ये इनके ऊपर जीव रहते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो अन्य जो प्राणी हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जैव विविधता, प्रजाति समृद्धि व सापेक्ष प्रजातियां प्रचुरता। जैव विविधता एक समुदाय की जैविक जटिलता का वर्णन करती है। यह एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी सापेक्ष बहुतायत द्वारा मापा जाता है। विचाराधीन क्षेत्र एक निवास स्थान, एक बायोम या संपूर्ण जीवमंडल हो सकता है। प्रजाति संपन्नता वह शब्द है जो किसी निवास स्थान या बायोम में रहने वाली प्रजातियों की संख्या का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रजाति की समृद्धि दुनिया भर में विभिन्न होती है। प्रजातियों की समृद्धि का निर्धारण करने के लिए कारक अक्षांश है। भूमध्य रेखा के पास पारिस्थितिकी प्रणालियों में होने वाली सबसे बड़ी प्रजातियां समृद्ध होती हैं। मतलब अगर हम पूरे विश्व की बात देखें, पूरे ब्रह्मांड की बात देखें तो जो कुछ क्षेत्र हैं अक्षांश में, भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है वहाँ पर पारिस्थितिकी प्रणालियाँ बहुत ही समृद्ध हैं। वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं बहुत ही समृद्ध हैं। जैसे वहाँ पर टेम्परेचर, वहाँ वर्षा जो है और मौसम की जो फिक्स होता है वो बहुत ही वैरायटी वहाँ पर भी मिलती है।
इस वजह से वहाँ विभिन्न प्रकार की समृद्धि है प्रजातियों में। ध्रुवों के पास सबसे कम प्रजाति की समृद्धि होती है, जो बहुत ठंडा सूखने वाला होता है, और इस तरह के भूगर्भित समय में जीवन के लिए कम अनुकूलता होती है। ये एक क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है जहाँ पर ये डार्क कलर से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्पीसीज़ है, जातियाँ हैं, वो बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, वर्षा ऋतु है, सभी सूटेबल कंडीशंस है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे एक द्वीप समूह की, गालापागोस द्वीप समूह, जो कि सबसे पहले जो डार्विन थे उन्होंने उसको खोजा था। यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, जैसे ये कछुआ है, ये अगर हम इनसे कंपेयर करें तो यहाँ की जो गालापागोस द्वीप में डार्विन ने बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को डिस्कवर किया था। इतना बड़ा जो कछुआ है वही प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्षेत्र सब पूरी जो दुनिया है वहाँ से बिल्कुल कटा हुआ था, अलग था। तो यहाँ की जो स्पीसीज़ है बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। ये इसी तरह से गिरगिट जिसे कहते हैं, या वेरनस, ये पक्षी, ये द्वीप है जिसका कि चित्र यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। कुछ है रिलेटिव प्रजातियाँ। बहुतायत एक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम के भीतर सभी प्रजातियों में व्यक्ति की कुल संख्या के सापेक्ष एक प्रजाति की संख्या है। फाउंडेशन स्पीसीज़ में अक्सर प्रजातियों की सबसे अधिक सापेक्ष बहुतायत होती है। कीस्टोन स्पीसीज़ लाल भूरा समुद्र, जिसकी उपस्थिति एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर और एक पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना को कायम रखने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का इंटरसाइडल समुद्र तारा प्रिस्टल ओचेसस एक कीस्टोन प्रजाति है, जो ये है तारा मछली है। ये जो स्टारफिश है, ये यहाँ पर बाइवॉल्व जो मॉलस्क है उसको बहुत अच्छा अपना उसका भोजन है। अगर ये स्पीसीज़ नष्ट हो जाती है तो यहाँ पूरा जो परितंत्र है वो प्रभावित होता है। जब इस जीव को समुदाय से हटा दिया जाता है तो उनके प्राकृतिक शिकार मसल्स की आबादी बढ़ जाती है, पूरी तरह से प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन होता है और जैव विविधता कम हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है कीस्टोन प्रजाति बैंडेड टेट्रा है, जो उष्णकटिबंधीय धाराओं में एक मछली है, जो बाकी समुदाय को लगभग सभी फॉस्फोरस की एक आवश्यक अकार्बनिक पोषक तत्व की आपूर्ति करती है। अगर ये मछलियाँ विलुप्त हो जाती हैं तो समुदाय बहुत प्रभावित होता है। कुछ स्पीसीज़ है जो कि हमलावर नस्ल होती हैं, जो दूसरे जो जीव होते हैं उन पर इफ़ेक्ट डालती हैं। ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, ये पर्पल कलर का। आक्रामक प्रजाति गैर देसी जीव हैं जो जब अपनी मूल सीमा से बाहर के क्षेत्र में पेश की जाती हैं तो उस निवास स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन को खतरा होता है उससे। ये कुछ और स्पीसीज़ है जो कि डेंजरस स्पीसीज़ है, नुकसान पहुंचाती है दूसरे जीवों को। अब हम बात करते हैं सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता समय के साथ सामुदायिक संरचना और संरचना में परिवर्तन है। कभी कभी ये परिवर्तन पर्यावरणीय गड़बड़ी जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, आग और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होती है। एक स्थिर संरचना वाले समुदाय को संतुलन पर कहा जाता है। प्राथमिक उत्तराधिकार तब होता है जब नई भूमि बनती है या चट्टान उजागर होती है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद, जैसे कि हवाई के बिग द्वीप पर, जैसे कि महासागर में लावा बहता है, नई भूमि लगातार बनती रहती है। मतलब कुछ इस अब हम सक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ऐसे क्षेत्र जहाँ लगातार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि ज्वालामुखी फूटना या किसी विस्फोट के कारण या आंधी तूफान के कारण या पानी के बहुत बहाव के कारण वो क्षेत्र जब खराब हो जाता है तो वहाँ वापस से किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपक्षय या अन्य प्राकृतिक बल कुछ हार्दिक पौधे जैसे कि लाइकेन की स्थापना के लिए पर्याप्त सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है और कठोर पथरीला क्षेत्र है, तो वहाँ सबसे पहले कुछ ऐसी स्पीसीज़ उत्पन्न होंगी जिन्हें कि नीव स्पीसीज़ कहा जाता है या पायनियर स्पीसीज़ कहा जाता है, जिन्हें बहुत कम पोषक तत्व या जल की आवश्यकता होती है। एक लाइकेन भी है जो पथरीली क्षेत्र में उगता है और उसको वहाँ से जो मिट्टी है उसको नम, कठोर मिट्टी है जो उसको नम बनाता है पथरीले क्षेत्र को। ये प्रजातियाँ खनिज समृद्ध लावा को मिट्टी से तोड़ने में मदद करती हैं, जहाँ अन्य कम हार्डी प्रजातियाँ बढ़ेंगी और अंततः अग्रणी प्रजातियों की जगह लेगी। इसके अलावा जैसे जैसे शुरुआती प्रजातियाँ बढ़ती हैं और मरती हैं, ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन की बढ़ती परत में जुड़ते हैं और मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं।
समय के साथ ये क्षेत्र एक संतुलन राज्य में पहुंच जाएगा जिसमें जीवों का एक समूह अग्रणी प्रजातियों से काफ़ी अलग होगा। ये एक चित्र है जिसमें प्रदर्शित हो रहा है कि कुछ नई स्पीसीज़ किसी ऐसे क्षेत्र में उग रही हैं और आगे प्रोसेस में है घने जंगल में परिवर्तित होने के लिए। सेकेंडरी जो सक्सेशन है उसमें ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि जंगलों में आग लग गई है, वहाँ उस क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ तो बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन वो सब नष्ट हो चुका होता है। वाइल्ड फायर सबसे अधिक वनस्पति जलाएगा और अन्य जानवरों को मार देगा जो इस क्षेत्र से भागने में असमर्थ है। हालांकि उनके पोषक तत्व राख के रूप में ज़मीन में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार यह तब तक है जब क्षेत्र गंभीर आग के कारण जीवन से रहित होता है, जो क्षेत्र जल्द ही नए जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार वापस उगने वाले पहले पौधे आमतौर पर वार्षिक पौधे होते हैं जो कुछ वर्षों के भीतर घास और अन्य अग्रणी प्रजातियों को जल्दी से बढ़ने और फैलाते हैं। कम से कम भाग में घास और अन्य प्रजातियों की वृद्धि के कारण पर्यावरण में बदलाव कई वर्षों में छोटे पाइन ओक या हिकारी पेड़ों के साथ झाड़ियाँ उभरेंगी। सबसे पहले झाड़ियाँ, फिर उनसे थोड़े बड़े वृक्ष और फिर बाद में वो जंगल में तब्दील होंगे। वो इस प्रकार से ये पायनियर स्पीसीज़ हैं जो कि पथरीले क्षेत्र में होते हैं। जब ये यहाँ मृत होंगे तो इनके जो कार्बनिक पदार्थ इसी क्षेत्र में बिखर जाएंगी और ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ हो जाएगा। उसके बाद कुछ पाइन या कुछ ओक, हिकोरीज इस तरह के पेड़ पौधे लगेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो यहाँ पर स्टैब्लिश होंगे और पूरा जंगल डेवलप हो जाएगा। इन जीवों की मध्यवर्ती प्रजाति कहा जाता है। आखिरकार 150 वर्षों में जंगल अपने संतुलित बिंदु पर पहुँच जाएगा जहाँ प्रजातियों की संरचना अब नहीं बदल रही है और आग से पहले समुदाय में मिलती जुलती है। ये इसकी चरमोत्कर्ष समुदाय है जो अगली गड़बड़ी तक स्थिर रहेगा। थैंक यू।